कृष्ण जन्मभूमि में आप आपका एक बहुत अच्छा रोल आपने प्ले किया है, अभी भी आप लगातार कर रहे हैं। उसे लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मक्का में कोई बगल में वहां मंदिर ना बने तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो हिंदुओं के लिए पाक भूमि है वहां पर भी मस्जिद क्यों होनी चाहिए। वो स्वतः ही उसको छोड़ दें। लेकिन वाकई में हैरानगी होती है कि क्या भारत में बाबरी मस्जिद बन सकती है? देखिए, मस्जिद बनाए उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। कि हमारे इंडिया के अंदर क्या ऐसा कोई कॉलेज हो सकता है जहाँ पे हिंदुओं की एंट्री ही बैन है? बंगाल की बात करती हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। अभी अगर साजिद अंसारी जी की बात करूँ तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं गाऊँगा। कि इतना सुंदर ये गीत है। लोग ये भी कह रहे थे कि मक्का मदीना में भी जो है शिव मंदिर है, वहां पर भी हमारे बाबा जी विराजमान है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर भी हमारे कोई देवी देवता में विराजमान हैं, तो हो सकता है ऐसा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंफ्यूजन की स्थिति है कि खतरे में कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी खतरे में नहीं है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का जो पॉडकास्ट है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि आपने मेरे जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं उसमें मैंने आपकी मुलाकात अलग अलग लोगों से कराई है। कई एस्ट्रोलॉजर से आप मिले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से आप मिले हैं, बिजनेसमैन से आप मिले हैं। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट है ना, उनसे आज हम बातें करने वाले हैं। वो बातें आपसे जुड़ी हुई हैं, वो बातें इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि ये पूरा पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज जो चर्चा होगी, जो बातचीत होगी, वो समाज से जुड़ी हुई होगी, समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर होगी। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में है सार्थक चतुर्वेदी, जो अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के। बहुत बहुत स्वागत है सार्थक जी आपका। अच्छा। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से आपको जानती हूँ, और आज जब मौका मिला आपके साथ पॉडकास्ट करने का तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जितने भी हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं सर यही जानना चाहूँगी कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, एक अधिवक्ता के रूप में आज आप काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी आपका एक बहुत बड़ा रोल आपने प्ले किया है, अभी भी आप कर रहे हैं। तो ये जर्नी जो है ये कैसी रही? देखिए, अब तक तो ये जर्नी जो है वो बहुत सुखद रही है और कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं और उसमें जीत दिलाते हैं, तो एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। अ, ये जो जर्नी है बहुत अर्ली एज में मेरी शुरू हुई और मुझे ध्यान है जब एक समय था जब हम आरटीआई जो कानून आया था, उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार जब ये आरटीआई कानून लेकर आई, तो बहुत बार ये मुद्दे जो थे, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जब मन में सवाल हुआ करते थे, कुछ प्रश्न हुआ करते थे, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो ऐसी संस्थाएँ हैं उनसे। तो शुरू में जब मैं शायद लॉ कर रहा था, मैं एक स्टूडेंट था, तो आरटीआई को लेकर बहुत कार्य किया। साथ ही क्योंकि छात्र राजनीति से भी मैं जुड़ा रहा, तो बहुत बार ऐसे मुद्दे जो छात्रों से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनको मैंने उठाया, बताया लोगों को कि किस तरीके से हम सही दिशा में सही कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही उस समय क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो यमुना को लेकर कई सारी ऐसी जो एप्लीकेशंस थीं या आरटीआईज़ जिसे आप कह सकते हैं, या फिर याचिकाएँ जो थीं, उस समय हम लोगों ने उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि उस समय मैं एक ऐसे संस्था से भी जुड़ा जुड़ा हुआ था, जो कि अपने जो शहीद हैं, जो हमारे चाहे वो सेना में शहीद हुए हों या फिर हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो शहीद हुए हों, उनको लेकर हम लोगों ने बहुत कार्य किया। बहुत बार ऐसे कार्यों से भी काफ़ी लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने इसकी बहुत सराहना की। धीरे-धीरे ये जर्नी जब हम लॉ कंप्लीट कर लिया और फिर मैं यहाँ दिल्ली में आके अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो
इनिशियली लगता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरीके से एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप एक नए शहर में आके और आप वहाँ पर प्रैक्टिस अपनी शुरू करें। बट मुझे कहीं ना कहीं हर तरफ से सपोर्ट मिला, चाहे मेरे सीनियर्स हों, चाहे मेरे गुरु हों, चाहे मेरे कलीग्स हों, चाहे मेरे दोस्त हों, सभी ने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। और धीरे 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 करके ये जर्नी जो है, आज मैं समझता हूँ 16 साल की जर्नी हो गई है। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अ, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार किया गलत। बस सही मन से सच्चे काम करते हुए, लोगों को न्याय दिलाते हुए, छोटे-छोटे काम करते हुए, सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए, आज ये जर्नी जो है वो यहाँ तक पहुँची है। और सच में अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, पर लगता है कि समय बहुत कम है। आज इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम मिल पाएँ। मैं समझता हूँ इतने वर्षों से हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं, और आज ये मौका वो भी मिल पाया, वो भी किसी काम की वजह से आज मुलाकात हो रही है। लेकिन चलिए, बहुत ही सुखद एहसास है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आज आपके साथ यहाँ मैं पॉडकास्ट में हूँ। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस शख्स को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, फाइनली मुझे अब जाके मौका मिला है उनके साथ बैठने का। एक और, जैसे लॉ की आपने पढ़ाई की, उसके बाद सर आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। आज के यूथ को अगर मैं देखूँ तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आज के समय में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुँचना चाहते हैं। तो क्या अभी भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने हैं? किस तरह के चैलेंजेस अभी हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे समय में ज़्यादातर जो बच्चे हुआ करते थे वो या तो मेडिकल करते थे या फिर वो इंजीनियरिंग किया करते थे। मेरे फादर क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से रहे, वो डॉक्टर रहे, उनका अपना हॉस्पिटल रहा, तो वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं एडमिशन भी ले लूँ। इनफैक्ट मेरठ में एक कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कोशिश भी करी। बट समहाउ पता नहीं मेरे अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि मेडिकल में जाके वो सेवा करने वाली भावना से ज़्यादा मेरे अंदर ये था कि मैं ज़मीन पर रहकर लोगों के साथ जुड़कर ज़्यादा सेवा करूँ। तो जो न्याय वाली जो सेवा होती है, मैं शायद उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड था। तो मैंने उनको बड़े हाथ जोड़ के निवेदन किया कि नहीं, मैं तो लॉ करना चाहता हूँ। तो उनको भी इंटरेस्ट था लॉ में, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप लॉ करो। तो उस समय, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जो लॉ करते थे बच्चे, तो कहा जाता था कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। तो बड़ा अजीब लगता था। भई रिश्तेदार, दोस्त वगैरह पूछते थे, बोले लॉ करके क्या करोगे? तो कभी-कभी बड़ा लगता भी था कि ये तो एक बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती थी कि हाँ, लॉ कर रहे हैं साहब। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो परिदृश्य है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज आफ्टर 15 इयर्स और 16 इयर्स हम लोग देख रहे हैं कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि आज परिवार में, हर परिवार में, हर कोई चाहता है कि उनके परिवार से कोई एक बच्चा जो है वो लॉ करे। और मैं ये सबको बोलना भी चाहता हूँ, मैं जितने भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ या अपने जितने भी जो मेरे जानने वाले हैं जिनके बच्चे अभी 12th कर रहे हैं या फिर वो लॉ में करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि लॉ की नॉलेज ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप एक तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं और आपको अगर पुलिस पकड़ ले और आप ये कहें कि साहब मुझे तो लॉ की जानकारी नहीं थी, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो चालान नहीं करेगा। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं कि आप चाहे प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन लॉ की पढ़ाई जरूर करें। कम से कम आप अपडेटेड रहें, आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, जिस देश में आप रहते हैं वहां के कानून क्या कहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं वहां के कानून क्या हैं। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी आपके लिए हो सकती है खड़ी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के परिदृश्य में अगर हम इस बात को देखें तो लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर कोई लॉ कर रहा है तो आज उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। आज वो देखा जाता है कि क्योंकि लॉ इज़ अ अपकमिंग कैरियर नाउ, एंड
हर फैमिली में लोग चाहते हैं कि उनकी फैमिली से कोई ना कोई लॉयर हो। अब मेरा एक सवाल है, जैसे अब बात अगर यहाँ पर मैं करूँ तो कई सारे हमारे, अगर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हम बात करते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हम आज भी देखते हैं कि कई तरह के अलग अलग मत हैं। आज भी हिंदुओं में भी दो मत हैं, मुस्लिम तो एक साइड है ही उसे लेकर। कृष्ण जन्मभूमि में आपका एक बहुत अच्छा रोल आपने प्ले किया है, अभी भी आप लगातार कर रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पॉइंट ऑफ व्यू अगर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगर बात करें तो वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अ, विशेष स्थान है वो हिंदुओं का। हिंदुओं के मन में, दिल में एक ऐसी जो जिसे कहते हैं भावना है उस स्थान के लिए, जो मैं समझता हूँ अन्य किसी के लिए नहीं हो सकती। मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारे मुस्लिम भाई समझते हैं कि मक्का में मक्का में कोई बगल में वहां मंदिर ना बने, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो हिंदुओं के लिए पाक भूमि है, वहां पर भी मस्जिद क्यों होनी चाहिए। वो स्वतः ही उसको छोड़ दें और उसका लीगल एंटिटी भी अगर वो देख लें। हालांकि क्योंकि वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिस है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी वो खुद समझते हैं कि वो जो जगह है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर उनको लगता है, मेरे हिसाब से उनको स्वतः ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अगर जैसे हम कल वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। कह रहे हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन वाकई में हैरानगी होती है कि क्या भारत में बाबरी मस्जिद बन सकती है? मतलब बाबरी मस्जिद से ही आपको उसकी शुरुआत करनी है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मस्जिद बनाए उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। हम किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम किसी के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जो पूजा है, इबादत है, वो ना करें। आप मस्जिद बनाइए, आप स्वतंत्र हैं बनाने के लिए। हम भारत में हैं जो एक सेकुलर देश है। जितने मुसलमान यहाँ भारत में सुरक्षित हैं वो किसी और देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमारी भावनाओं को आहत करके आप उस बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। उसी का नाम क्यों देना है? आप मस्जिद बनाइए, इबादत करिए, किसने मना किया है? लेकिन उसका नाम देकर आप हिंदुओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि हम उस बाबरी मस्जिद को बनाएंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों के संग में कत्लेआम हुआ, जिसकी वजह से जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तब लाखों लोग हताहत हुए। तो ऐसा नाम देके सिर्फ जो चिढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, भावनाओं को भड़काने के लिए जो किया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद जब हम अगर वेस्ट बंगाल की सर बात उठाकर देखते हैं, चूंकि मैं भी न्यूज़ में भी हूँ तो हर चीज़ में बड़ा फोकस रहता है। वेस्ट बंगाल में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद का बनना ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद अगर नहीं बनी तो कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, ये तो अब हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग सोच है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए कि अगर इस तरीके की सोच के साथ में अगर कोई बात कह रहा है, तो उनको स्वतः ही अपना स्वयं का आकलन करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने से कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रायोजित हैं, और अगर किसी को लगता है कि ये सब प्रायोजित नहीं है तो वो गलतफहमी के शिकार है। इस तरीके की बात करके ऐसी मुद्दों को भड़का के मुझे लगता है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं। यहाँ एक और सवाल है, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले जब कलकत्ता गई तो मेरे घर के पास एक इंस्टीट्यूट पड़ता है। मैंने वहाँ जाकर देखना चाहा कि है क्या सर? ये मेरा बड़ा पर्सनल सा सवाल है। मैंने देखा वेस्ट बंगाल में एकमात्र वो एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम हो जो लोग हैं उन्हीं की एंट्री है, खास तौर से मुस्लिम लड़कियों की। हिंदुओं की वहाँ एंट्री ही नहीं है। तो मुझे इस बात पर हैरानगी हुई कि हमारे इंडिया के अंदर क्या ऐसा कोई कॉलेज हो सकता है जहाँ पे हिंदुओं की एंट्री ही बैन है? मतलब आप हिंदू वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, ना लड़की, ना कोई टीचर। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मुस्लिम है। क्या कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, मैं आप बंगाल की बात करती हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हिंदुओं को पर्टिकुलरली बैन किया हुआ है। अच्छा। तो
जहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, जहाँ माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात आती है, वहाँ पर आप देखिए ना किस प्रकार से वहाँ पे अपने उनके संविधान बने हुए हैं। बीट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं। सिर्फ एक वेस्ट बंगाल ही नहीं, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बदलाव की जरूरत है। जहाँ हम सेकुलर की बात करते हैं, एक तरफ हम सेकुलर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। स्कूल कॉलेजेस में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हम दिखाना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और हैं। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम जो है आपके साथ में मिलके रहना चाहते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन उस गंगा जमुना तहजीब में आप स्कूल और कॉलेज में जब आप ही खुद बता रही हैं कि वहां पर लोगों को बैन किया हुआ, तो सिर्फ वहां की बात नहीं है। ये देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां इस तरीके का बैन है। तो मुझे लगता है कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसको बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आपस में धार्मिक भावनाओं को भड़काए बिना ऐसी चीजें हों कि सबके लिए वो सामान्य हो। अगर कहीं अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि जाकर कोई गरीब हिंदू बच्चा भी पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ने देने में आपको क्या परेशानी है? उनको पढ़ने दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एएमयू में आप देखिए ना, वहां पे क्या स्थिति है। वहां आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके लिए बिल्कुल जो कानून है वो अलग है, अन्य कोई बच्चा है उसके लिए अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी एड के थ्रू अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और खास तौर से अगर कोई गरीब है तो उसको भी वहां पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, अभी जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि ट्रेंड है, मतलब ये एक सवाल चल रहा है, इस पर बड़ा विवाद भी है कि वंदे मातरम जो है वो हम नहीं गाएँगे। अभी अगर साजिद अंसारी जी की बात करूँ तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम कोई हिंदुओं का गीत है, क्योंकि इसे हिंदुओं से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये हिंदुओं का गीत है, हम ये नहीं गाएँगे। इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, कहीं न कहीं बंगाल की धरती से ही इस गीत का उद्घोष हुआ, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना सुंदर ये गीत है, और उस गीत का महत्व अगर कोई नहीं समझ रहा तो उनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। बहरहाल बात जब आती है इस चीज़ की कि वंदे मातरम हम नहीं गाएँगे, तो एक तरफ आप संविधान को हाथ में लेके कहते हैं कि संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, संविधान को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं। वहीं आप ये कहते हैं कि संविधान के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और वहीं बात जब आती है राष्ट्रीय गीत की, तो आप साफ हाथ खड़े कर देते हैं। जहाँ बात आती है तिरंगे की, तो आप हाथ खड़े कर देते हैं। आप कहते हैं हम तिरंगे को नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं हम राष्ट्रगान को नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं राष्ट्रगान के लिए हम खड़े नहीं होंगे, कभी कहते हैं हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, कभी कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अनपढ़ लोगों को कौन समझाएगा? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? या तो उनके जो कौम के लोग हैं वो उनको सिखाएं कि देश क्या होता है। पहले देश होता है, बाद में कौम। यहां उल्टा थोड़ी होगा। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उनके जो नेता हैं वही उनको गलत दिशा में लेके जाते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं वही लोग जिम्मेदार हैं। एक और सवाल है सर, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आज के समय में हम धर्म में उलझते जा रहे हैं? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि धर्म को लेकर बड़ी लड़ाई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, धर्म को लेकर लड़ाई है। तथ्यों की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आज भी हम देखें तो हमारे देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पर बात होनी चाहिए, महिला सम्मान पर बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोज़गारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि सिर्फ धर्म पर बात हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता है मतलब धर्म को बिल्कुल उलझा कर रख दिया है, चाहे पॉलिटिशियन पार्टी हो, चाहे लोग हों? देखिए, आपके सवाल में कहीं ना कहीं जवाब छुपा हुआ है। मैं ये कहूंगा कि आज भी एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और
जिस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप जिस स्कूल से पढ़ी हैं वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक हमारे बीच में ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसका रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक हम उन नेताओं में के चुंगल में फंसे रहेंगे जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं का एक जो मोटो कह लीजिए या जो एजेंडा कह लीजिए, उसी एजेंडे का पार्ट है ये सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम में जो चला आ रहा है, जिसको बदलने में मैं समझता हूं 85 और 60 साल तो निकल गए, 60 साल तो निकल गए, अभी तक नहीं बदल पाए। और मुझे लगता है और 10-5 साल और लगेंगे अभी बदलने में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हमारे देश के युवा को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो नहीं समझेगा कि उसको बेसिकली क्या चाहिए। उसको हेल्थ केयर चाहिए, उसको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए, धर्म सब हर किसी का एक अपना व्यक्तिगत मुद्दा है। और मेरा मानना है कि अगर कोई आपकी जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसको अगर नहीं क्रॉस कर रहा तो आपको भी नहीं क्रॉस करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई क्रॉस करता है और जानबूझ के बार बार इन्फिल्ट्रेट करता है तो फिर उसको जवाब देने की भी जरूरत है। ये सिंपल है। सर, अब मेरा एक सवाल है आपसे। मैं कई बार जब बहुत सारी डिबेट्स देखती हूँ या बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखती हूँ, या फिर मैं खुद भी जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ, तो अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं, तो उनकी बात होती है कि यार हिंदुओं के पास एक ही काम है, ये हर जगह जाते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं और मूर्तियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में कई लोग तो ऐसे थे, कई सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम वायरल होती हैं चीजें। लोग ये भी कह रहे थे कि मक्का मदीना में भी जो है शिव मंदिर है, वहां पर भी हमारे बाबा जी विराजमान है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हो भी सकते हैं। इसमें इसमें क्या क्या कह सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा मानना है किसी का, ऐसा किसी की धार्मिक भावना है, वो ये कहते हैं कि वहाँ पर भी हमारे कोई देवी देवता में विराजमान हैं, तो हो सकता है ऐसा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वो स्थान वहाँ पर अ, अ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जाके देखें, सर्च करें या कुछ करें, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। अल्टीमेटली हम किस चीज़ को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। तो वो उसको चाहे मूर्ति की का आकार दे दें, चाहे उसको हम और किसी चीज़ का आकार दे दें, लेकिन वो कहीं न कहीं एक एनर्जी तो है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हमारे धर्म में तो हम कहीं न कहीं एनर्जी की ही पूजा करते हैं, उसी की ही इबादत करते हैं। और वहाँ भी जो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, कहीं न कहीं वो परिक्रमा कर रहे हैं, वो उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पर भी। तो अगर कोई सोचता है कि वहाँ पे भी हाँ। सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा है, तो हो सकता तो है। हो सकता है, उसमें कोई गलत थोड़ी बिल्कुल, है। ठीक है। सर, अब मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत तरह की वीडियोज़ वायरल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज जो है, जो मुस्लिम लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमें दबा कर रखा जाता है। हम अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते हैं, हमें हर तरह से जो है चुप रहने के लिए कहा जाता है, दबाया जाता है। दूसरी तरफ हिंदू आज भी कहता है कि हम खतरे में हैं। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि खतरे में कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी खतरे में नहीं है। और जहाँ तक बात आती है कि माइनॉरिटी की अगर बात आती है, तो आज अ, आप देखिए जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, सबसे ज़्यादा सुविधाओं का लाभ तो मुस्लिम्स ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तो माइनॉरिटी की बात भी नहीं कर सकते हम लोग कि आप माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी तो अब रही नहीं। अब तो मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे जो शहर हैं, अगर हम उनका उठा के आकलन करें, तो ज़्यादातर जगह तो लगभग बराबर हैं।
तो खतरे की बात तो कहीं आती ही नहीं है। और रही बात इस तरीके की, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं देखिए ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लोगों को बताते हैं कि आपस में अगर ये लगा रहेगा, लोगों को लगता रहेगा कि आप खतरे में हो, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उसका बेनिफिट वो उनको मिलता रहेगा। सर एक सवाल मेरा और है आपसे, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें बहुत जल्दी चुटकियों में वायरल होती हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो हिंदू लोग हैं या फिर जो जाके कहते हैं कि आप जय श्री राम बोलो, वो नहीं बोलते हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाती है। उनकी तरफ से ये कंप्लेन भी रहती है कि नहीं बोलना। अब जैसे अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हो भी जाता है। अगर मुझसे कोई कहे कि भई आप अल्लाहू अकबर बोलो, तो मैं कहूँगी ठीक है अल्लाहू अकबर, इसमें कुछ नहीं हो रहा है मुझे। अगर हम उनको बोलते हैं जय श्री राम बोलो, तो उनके बोलने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुद अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। जैसे हमारे उसमें भी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं बोलना है। तो मेरा ये मानना है कि क्या आपको ये सही लगता है कि आप अपना धर्म जाके किसी के ऊपर थोपो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, दोनों की बात? देखिए, जहाँ तक बात धर्म की है, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत आपका निजी मुद्दा है। धर्म हुआ, भोजन हुआ, ये आपकी बिल्कुल निजी सोच है कि आपको क्या खाना है, आपको किस धर्म को फ़ॉलो करना है। मुझे नहीं लगता इसको लेकर आपको किसी के ऊपर कुछ भी थोपने की ज़रूरत है। अ, और ख़ास तौर से हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें तो हम कभी भी जाके हमने कभी भी किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदुओं ने जाके ये कहा हो कि आओ आप कन्वर्ट हो जाओ, कभी नहीं बोला होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपका धर्म जो है, वो लोगों को एक्सेप्ट करता है, वो सबको लेके साथ चलने वाला है, जहाँ हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जो सबको लेके साथ चलने वाली बात करते हैं हम लोग, तो हमको किसी के ऊपर जाके थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगेगा कि हम सही हैं, तो वो खुद आएँगे हमारे पास। क्या सर हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जहाँ पर सवाल पूछना गलत होता है और चुप रहने को सेफ माना जाता है? देखिए, कहीं न कहीं सिर्फ़ भारत की बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, ये सिचुएशन आज वर्ल्ड ओवर है। आप चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे आप और अन्य देशों की बात कर लीजिए। मैं ये सिर्फ़ भारत की बात नहीं कर रही। हम सब जगह देखें, तो सब जगह ये सिचुएशन कहीं न कहीं होती जा रही है कि सवाल पूछना एक बहुत बड़ा वो एक मुद्दा बनता जा रहा है। आप देखिए आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख के डाल दो, कुछ नहीं होता था। आज सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ भी गलत पोस्ट कर दिया, तो पता चला आप यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, पता चला वेस्ट बंगाल की पुलिस ने आपको पकड़ लिया आके। डेमोक्रेसी जिसे हम कहते थे कि हमारे एक जो यहाँ पे हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ हमें बोलने का अधिकार है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और बोला है कि खास तौर से मीडिया पर्सन्स के लिए कि उनको अपना बोलने का अधिकार है या कुछ भी बात रखने का अधिकार है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हम भी उन कंट्रीज़ की दौड़ में शामिल हो जाएँगे, स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ कोई भी कुछ भी अगर बोलता है तो उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को हमें पुरज़ोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि अगर अ, हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं और उस पर अगर गवर्नमेंट को स्पेशली अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो ये गलत है। कानून को लेकर आज भी लोगों में यह है कि बहुत जल्दी फैसले नहीं होते हैं, सज़ा बहुत जल्दी नहीं मिलती है, बहुत समय लग जाता है, केसेस पे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। जो आरोपी है वो बाहर है, घूम रहा है, लेकिन उस पर केस नहीं हो रहा है, उसे अंदर नहीं करा जा रहा है। आज भी लोगों के अंदर एक मानसिकता बनी हुई है सर, कि हमारे भारत का जो लॉ है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत का लॉ सही से काम नहीं कर पा रहा है। बहुत बदलाव हुए हैं। आज बहुत सी कोर्ट्स फास्ट ट्रैक हुई हैं, सज़ा हुई हैं लोगों को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय रात को भी बैठी है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, न्याय में देरी ज़रूर हो रही है। उसका कारण है कि आज की स्थिति में अगर हम जजेस देखें, तो एक जज जो है, वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर है। तो उनको भी एक एक ह्यूमन है, एक समय सीमा होती है हर चीज़ की। आदमी एक वक़्त में इतने ही फैसले कर पाएगा, इतने ही लोगों को सुन पाएगा।
तो बहुत ज़रूरी है हमें कि हमें अपने जजेस की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हमें नंबर इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि जुडिशरी में और लोगों को, और अच्छे लिखे अच्छे जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और जो अच्छे कानून की जानकारी रखते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। उनको जो ऐसे केसेस हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पे हम कर सकते हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि वो सुलझाएँ। ख़ास तौर से लोक अदालत आजकल हमारे यहाँ बहुत हो रही है कि लोक अदालत को लेके बहुत चीज़ें होती हैं कि लोक अदालत में चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो ऐसे ही लोक अदालत और भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बदलाव तो हुआ है, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं। बट हाँ, अभी भी बहुत समय लगेगा कुछ चीज़ों को सही करने में, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है उसको ओवरऑल बदलने में थोड़ा समय लगेगा। स्पेशली आप देखिए, कोविड से पहले कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे भारत में भी वर्चुअल कोर्ट्स होंगी, वर्चुअल हियरिंग्स होंगी। शायद और 10 साल लग जाते हैं हम लोगों को इस सिस्टम को अडैप्ट करने में। लेकिन कोविड ने हमें सिखाया कि कैसे हम वर्चुअल हियरिंग भी कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कोविड के समय में सब कोर्ट्स ने प्रॉपर काम किया। डोपिंग केसेस के बारे में अगर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँ कि ये क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए, अगर आपको ध्यान होगा कि हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें डोपिंग के काफ़ी मामले जो है हमारे भारतीय खिलाड़ियों के सामने आए थे। जिसकी वजह से देश को काफ़ी शर्मसार भी होना पड़ा। इसी को लेकर भारत सरकार जो है वो बहुत चिंतित थी, और जो डोपिंग रोधी नियम हैं, कानून जो हैं, उनको और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए प्रयासरत थी। तत्कालीन जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसको लेकर एक विधेयक भी पेश पेश किया लोकसभा में, और वो अब जो है पास हो गया है। बेसिकली इसमें डोपिंग के मामलों में होता क्या है कि कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें कि खिलाड़ी खेलते हैं, और वो अगर कोई ऐसी दवा या ऐसी कोई चीज जो है वो ले लें जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाए। बेसिकली स्पेशली अगर आप देखें तो जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स जो रेस होती है, उसमें कोई आप ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, और आप अन्य जो लोग हैं, अन्य जो आपके साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अगर आप उस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप कोई मेडल जीत जाते हैं, और आपका ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह होता है और पता चलता है कि आपने गलत तरीके से ये रेस जीती है, तो ये डोपिंग का मामला बनता है। ओके। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा कानून है, ये सिर्फ हमारा ही कानून नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर कानून है। चाहे वो ओलंपिक्स के लिए हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ के लिए हो, चाहे वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स के लिए हो, कि अगर आपने फेयर प्ले ना करते हुए आपने चीटिंग करके अगर कोई गेम जीता है, तो सबसे पहले तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपके ऊपर एक केस चलेगा, उसमें आपको बाकायदा सजा दी जाएगी, उसमें आपको बैन किया जाएगा, और आपने अगर कोई मेडल जीता है तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फेयर स्पोर्ट्स जो होता है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरीके की ऐसी दवाइयों से, ऐसे प्रोटीन पाउडर्स से, ऐसी चीज़ों से बचें जिससे कि हमारा जो कहीं ना कहीं आगे हम प्लान कर रहे हैं, हमारा देश प्लान कर रहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हम्म। तो उसमें स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं उनको लेकर हमारा ये मैसेज है कि वो फेयर स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करें, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी दवाओं पर भरोसा करके जीते ना ने की कोशिश ना करें। क्योंकि होता क्या है कि एक बार आपने दवाई ले ली और आप एक बार कोशिश करके आपने जीत गए, लेकिन जब आपका सैंपल कलेक्शन होगा और जब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो आप बैन भी हो जाओगे, आपसे मेडल भी ले लिया जाएगा, और आपका नाम भी खराब होगा। किसी भी आम जनता की अगर मैं बात करूँ, आम लोगों के लिए अपने लीगल राइट्स को जानना कितना ज़रूरी है आज की डेट में? देखिए, लीगल राइट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से ये सोचकर कि मुझे लीगल राइट्स के बारे में नहीं है जानकारी, मुझे पता नहीं है, आप नहीं बच सकते।
इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके डे टू डे वर्किंग में आपको आपके क्या कानूनी अधिकार हैं और आपके क्या कर्तव्य हैं। आपको क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन, आपके अपने कर्तव्य भी हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए राइट्स के साथ साथ। तो वो जानना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन है मेरा सर, क्योंकि बहुत से मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं खुद भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है, उनका एक क्वेश्चन होता है खास तौर से फीमेल्स का, कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद अब मेरा बॉयफ्रेंड जो है या जिसके साथ मैं रिलेशन में थी, वो मेरी फोटोज वीडियोज वायरल करने की मुझे लगातार धमकी दे रहा है। तो ऐसे में फीमेल्स को क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डरे नहीं। पहली चीज जो करनी है उनको, सबसे पहले कि जो वुमेन हेल्पलाइन है उसके थ्रू सबसे पहले कंप्लेंट करें। हमारे कानून में उनकी जो निजता है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ एक कंप्लेंट, आपके कोई अगर आपके लॉयर फ्रेंड हैं या कोई भी आप जानते हैं किसी को, तो एक प्रॉपर एक कंप्लेंट जो है उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। उसके साथ ही जो जो भी साइबर सेल अगर आपके वहाँ क्षेत्र में है, साइबर सेल आजकल तो साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ जाके कंप्लेंट करके इस बारे में बताएं कि किस तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, तो वो कोशिश करके उनको हर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ऐसा जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तुरंत इसको लेकर आप एक्टिव हो जाएँ और कंप्लेंट ज़रूर करें। एक और क्वेश्चन है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, वॉइस क्लोन स्कैम, अलग-अलग तरह के स्कैम, कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप के लिंक्स आ रहे हैं। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि एआई का देखिए बहुत इस वक्त बूम पे चल रहा है एआई। आपको नहीं लगता कि एआई की वजह से भी कहीं न कहीं आने वाले समय में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है? देखिए, एआई को लेके तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी एआई बहुत यंग है। जैसे कहते हैं कि आप ये मान लीजिए 3 या 4 साल, और अभी आने वाला जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब लोगों के घर टूटेंगे, लोगों के रिश्ते टूटेंगे, दोस्तियाँ टूटेंगी, सब कुछ होगा इस एआई की वजह से। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। लोग धीरे-धीरे करके वापस ये सब फ़ोन्स वगैरह छोड़ के वापस वही सब बेसिक फ़ोन्स पे आना पड़ेगा। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कितना आसानी से फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर लिया जाता है, बहुत सारे केसेस अभी हमने देखे हैं। बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस के साथ में हुआ है। जो लोग पब्लिक फ़ोरम में हैं, उनको तो विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो महिलाएँ हैं, उनके लिए अभी एक पॉडकास्ट में एक एक्ट्रेस हैं महाराष्ट्र की, गिरिजा ओक, उनको लेकर एक बहुत रील्स वायरल हो रही थीं। तो कहीं न कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और स्पेशली व्हाट्सऐप बड़े ईज़िली हैक हो जा रहे हैं, फ़ेसबुक हैक हो जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ख़ास तौर से पब्लिक फ़ोरम में हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फ़ोरम में हैं, आप उस मीडिया के क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं। आपको बस थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से ये लिंक्स या कॉल्स, इनसे बचें। कोई भी ऐसा कोई कॉल आता है, उसको दोबारा से एक बार रीचेक कर लें, वेरीफ़ाई कर लें। लिंक्स को क्लिक ना करें। कोई इन्विटेशन या कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ लोग बता के डाल देते हैं, तो स्पेशली सोच लें, पहले क्रॉस चेक कर लें, तभी उन लिंक्स को आप क्लिक करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो हमारे जितने भी सर लिसनर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी ओर से एक स्ट्रॉन्ग लीगल अवेयरनेस मैसेज हो जाए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि आप लॉ को एक तरीके से बिल्कुल एज़ अ फ्रेंड लेके चलें। आपका जो रूल ऑफ लॉ है उसको हमें अपहोल्ड करके चलना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। ख़ास तौर से कि मैं देखता हूँ आजकल बहुत बार ये होता है कि लोग छोटे-मोटे कानूनी चीज़ों से या ऐसे फ़ोन कॉल से लोग डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सजग रहें, लेकिन साथ के साथ आपको अपनी लीगल अवेयरनेस, लीगल नॉलेज का ध्यान रखना है।
सिर्फ और सिर्फ गूगल पर या रील्स के भरोसे ना रहें। कभी-कभी अपने दोस्त, अपने मित्र, उनसे भी पूछ लें, उनसे भी ओपिनियन आप ले सकते हैं, राय ले सकते हैं और सबसे अच्छा वही है। और ख़ास तौर से आपको इस चीज़ को लेकर, जैसे कि जो एआईज़ हैं या जो भी फ्रॉड्स हैं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके और आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट उन सभी को जागरूक करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं, मुझे लगता है कि जिनके आंसर आपने बड़े बेबाकी से, जैसे हमेशा देते हैं, वैसे दिए हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू।